आनुवंशिक इंजीनियरिंग का विचार 20वीं सदी से जुड़ा हुआ है। सच्चाई ये है कि हमें ये तक नहीं पता था कि जीन ही आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी का माध्यम है। और ये बात भी हमें 20वीं सदी के मध्य में ही समझ आई। और अगर मैं जीन को बदलने की बात करूं किसी विशेष उद्देश्य के लिए, तो वो तो 1970 के दशक तक शुरू ही नहीं हुआ था। लेकिन एक बात सोचने वाली है, इंसान बहुत पुराने समय से जीवों की डीएनए को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता आ रहा है। उदाहरण के लिए, प्राकृतिक रूप से हमें जो जानवर मिलते हैं, जैसे कि भेड़िए, वो कुछ इस तरह के होते हैं। लेकिन आज हमारे आसपास जो पालतू कुत्ते हैं, वो इतने अलग कैसे हैं? तो वो जो आज के कुत्ते हैं, वो प्राकृतिक रूप से नहीं बने हैं। ये इंसानों द्वारा कई पीढ़ियों तक विशेष गुणों का चुनाव करके तैयार किए गए हैं। लोगों ने ऐसे कुत्तों का चुनाव किया जो शायद छोटे हों, बड़े होने पर भी छोटे ही दिखें, या कम आक्रामक हों, यानी इंसानों की बात आसानी से माने, या फिर ऐसे जो चूहों जैसे जीवों को मारने में अच्छे हों। और इसी तरह विशेष गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी चुनते हुए इंसानों ने अलग अलग नस्लों के कुत्ते बनाए। तो देखा जाए तो इंसान हजारों सालों से डीएनए को पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभावित कर रहा है, चाहे उसे आनुवंशिक कूट की समझ हो या ना हो। उसी तरह अगर हम पौधों की दुनिया को देखें, जब आप दुकान पर एक मीठा सेब खरीदते हैं, तो शायद वो कभी प्राकृतिक रूप में ऐसा नहीं था। हजारों साल पहले लोगों को शायद कुछ जंगली सेब के पेड़ मिले होंगे, जिनके फल खट्टे, छोटे और मुश्किल से पचने वाले रहे होंगे। लेकिन लोगों ने उन पेड़ों को चुना जिनके सेब थोड़े ज्यादा मीठे, बड़े और स्वादिष्ट थे, और उन्हें ही प्रजनन के लिए आगे बढ़ाया। इस तरह से धीरे धीरे आज हमें बड़े और मीठे सेब देखने को मिलते हैं। और ऐसा ही हम आज के कई कृषि उत्पादों के साथ भी देखते हैं। ये सब सदियों तक चयन करके बनाए गए हैं। अब भले ही ये प्रक्रिया औपचारिक परिभाषा में आनुवंशिक इंजीनियरिंग ना कहलाए, लेकिन ये भी एक प्रकार का आनुवंशिक हस्तक्षेप यानी कि जेनेटिक मैनिपुलेशन ही था। लेकिन अब जो अंतर आया है, वो ये है कि पिछले कुछ दशकों में हमने डीएनए को बहुत सटीक तरीके से बदलना सीख लिया है। अब हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं पुनर्योगज डीएनए, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मतलब एक जीव का जीन लेकर किसी दूसरे जीव में डाल देना। अब आप पूछेंगे, ऐसा करने से क्या फायदा है? मान लीजिए कि कोई सेब का पेड़ है जो किसी खास बीमारी से जल्दी संक्रमित हो जाता है। अगर वो बीमारी लग जाए तो पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। अब सोचिए, अगर हम उस सेब के पेड़ के डीएनए में कोई ऐसा जीन डाल दें जो उसे उस बीमारी से सुरक्षित बना दे, तो आज वैज्ञानिक यही करते हैं। पौधों में किसी और जीव का डीएनए जोड़कर उन्हें और ताकतवर बना देते हैं। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि किसी पौधे में कीट का डीएनए डाला गया ताकि वो कुछ खास विशेषताओं में सुधार कर सके। अब इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं आनुवंशिकतः रूपांतरित जीव, यानी कि जीएमओ, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। अब ये जो आनुवंशिक इंजीनियरिंग से तैयार भोजन है, इस पर कुछ लोग सहमत हैं। उनका मानना है कि इससे हम ज्यादा पोषक, मजबूत और टिकाऊ फसलें बना सकते हैं। कई बार ये विटामिन की मात्रा भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, हमें नहीं पता कि ये सब करने से भविष्य में शरीर पर क्या असर पड़ेगा। क्योंकि जब आप एक जीव का डीएनए दूसरे जीव में डालते हैं, तो उसका पोषण और प्रभाव समय के साथ क्या होगा, ये हम शायद पूरी तरह से ना समझ पाए। और यहीं से शुरू होती है एक नई सोच, जिसे हम कहते हैं बायो एथिक्स, यानी जैव नैतिकता। जैसे जैसे हमारे पास डीएनए को नियंत्रित करने की ताकत बढ़ती है, खासकर इंसानों के डीएनए को लेकर, हमें बहुत से सवाल पूछने पड़ते हैं। क्या ये सही है? क्या ये गलत है? और फिर जब हम इंसान के जीन को बदलने की बात करते हैं, तो इसका असर सिर्फ एक इंसान पर नहीं, बल्कि उसकी संतान और पूरे जीन पूल पर पड़ता है। कुछ लोग कह सकते हैं, अगर हम आनुवंशिक इंजीनियरिंग से बीमारियां ठीक कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन आगे चलकर लोग ये भी कह सकते हैं, मुझे लंबा बच्चा चाहिए, मुझे सीधे बाल चाहिए, या मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे की आंखें इस रंग की हों। तो जैसे जैसे हम इस बारे में सोचते हैं, चीजें और जटिल और गहरी हो जाती हैं। अब सोचिए, अगर हमें डायबिटीज के लिए इंसुलिन चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं?
हम किसी जीवाणु में इंसुलिन बनाने वाला जीन डाल सकते हैं और फिर वो जीवाणु इंसुलिन का कारखाना बन जाएगा। यही है पुनर्योगज डीएनए का कमाल। और यही है आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी। अब हम सिर्फ प्रजनन नहीं कर रहे, हम अब सूक्ष्म स्तर पर डीएनए की संरचना को बदलना सीख चुके हैं। और इससे बहुत फायदे भी हो सकते हैं, जैसे कि नई दवाइयां बनाना या बेहतर फसलें पैदा करना। लेकिन साथ ही साथ नैतिक और सामाजिक सवाल भी खड़े होते हैं, जैसे कहाँ तक सही है किसी के डीएनए को बदलना? क्या इंसानों में बदलाव करना वाकई जरूरी है? और इसका असर भविष्य की पीढ़ियों पर कैसा पड़ेगा? इन सवालों के जवाब हमें मिलते हैं आनुवंशिक इंजीनियरिंग और जैव नैतिकता की गहराई में जाकर।